चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन। अब जैसे ही हम लोगों ने फोर्स चैप्टर पढ़ा था तो फोर्स के अंदर हम लोगों ने दो टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का ये एग्जांपल है जिसके अंदर चीज किसी चीज को पकड़ती नहीं है लेकिन फोर्स लग रहा होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा अर्थ, हम खुद हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार दूं, हड्डी टूटेगी पता, लेकिन उसके अलावा मैं नीचे आता हूं तो मुझे कोई खींचता होगा तभी मैं नीचे आता हूं, ठीक है। वो कौन खींच रहा है मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये खाली अर्थ ही लगाती है या खाली मून ही लगाता है या सारे सारे प्लैनेट ही लगाते हैं या कुछ और भी इसके अंदर केस चल रहा होता है। तो द थिंग इज, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है। तो आप बोलोगे सर अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ खड़े हो तो हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द ग्रेविटेशन फोर्स है, यस है। तो फिर सर ना ही आप मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हो ना आप मेरी तरफ, समझ लो बात को, ठीक है, ना मैं आपके पास ना आप मेरे पास आ रही हो, तो फिर ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है? मैंने ये बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने ये नहीं बोला कि इस फोर्स से ये फोर्स का अमाउंट इतना है कि तुम उठ के आ जाओ इस तरफ, ठीक है। उसका अमाउंट बहुत ज्यादा ही कम होगा लेकिन फोर्स होगा। क्या सकते हैं 0.0000000000869 होगा लेकिन बहुत ज्यादा ही कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए हमें समझ ही नहीं आती कि हाँ भाई फोर्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ बड़ी बॉडी लेते हैं जिससे हमें समझ आए कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो बड़ी बॉडी के अंदर आता है हमारा अर्थ आता है, ठीक है, और हम आते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सर्टिफाई करते हैं, कैसे ये चलता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। चलो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगता है दो बॉडीज के ऊपर, कहां से कहां तक? ये बॉडी इस बॉडी के एकदम सेंटर में खींची चली आ रही है, सेंटर में आ रही है, ठीक है, और ये बॉडी इसको खुद अपने सेंटर में बुला रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सर आपको मेरे बीच में लग रहा है तो आपने बोला बहुत कम होगा, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हमारे पास एक लॉ आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। ये लॉ अर्थ पे नहीं लगता खाली, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स पे लगता है, ठीक है। तो छोटा मोटा लॉ नहीं है ये। तो ये लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो ऑब्जेक्ट 1 है और जो ऑब्जेक्ट 2 है उनका मासेस भी तो होगा, उन दोनों के अगर मास को मल्टीप्लाई कर लोगे देन यू गेट द फोर्स। नहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं पता लग जाएगा फोर्स, ठीक है। इसलिए ये नहीं बोला कि वो फोर्स होगा, उसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब कि अगर मास को 1 ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर मास को 1 और 2 दोनों ही ज्यादा है तो फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज F is directly proportional to product of their masses, जो भी ऑब्जेक्ट्स है। हमारे पास सेकंड आता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने यहाँ पे R लिया है, कई लोग D लेते हैं, कई लोग S लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस बुक ने, उस टीचर ने कैसे आपको लेके समझाया है। तो अभी मैंने R लिया है, क्यों लिया है R? क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमम केसेस में बात करते हैं तो हम अर्थ के रेडियस के ऊपर खड़े हुए होते हैं। मतलब मान ले इफ इट इज अ अर्थ तो मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, तो फिर ज्यादातर केसेस में क्या चाहिए होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। दैट इज व्हाई मैं R ले रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि मेरे दिमाग ने R क्यों प्रिडिक्ट किया इस वर्ड के लिए। डिस्टेंस तो ऐसे होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैं रेडियस ऑफ अर्थ लेने वाला हूं क्वेश्चंस के अंदर, तो इसलिए मैंने R लिया। अदरवाइज आप S ले सकते हो, D ले सकते हो, R भी ले सकते हो। क्लियर है? अब ये दो बातें थी तो इन दोनों को क्लब कर दिया। इफ दिस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, अच्छा स्क्वायर लगाना मत भूलना। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, उल्टा रिलेशन। डायरेक्टली मतलब अगर ये बढ़े तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली इनवर्स हो रहा है, उल्टा है। इज इट क्लियर?
अब इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, कंबाइन कर दें, देन वी गेट दिस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है विद सम कांस्टेंट, तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, F इज इक्वल टू G। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इसकी वैल्यूज कहीं 6.67 लेते हैं, कहीं 6.7 लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, कुछ लेते हैं 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट है, इसको भी अभी निकालना मैं फिर से सिखाऊंगा। तो g की एक वैल्यू होनी चाहिए स्पेसिफाइड, हाँ जी मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की एक ही वैल्यू रहेगी, चाहे वो अर्थ के लिए कैलकुलेट करें, चाहे मून के लिए कैलकुलेट करें, चाहे प्लेनेट कोई भी हो, चाहे मून किसी का भी हो। सर ये क्या होता है किसी का? बहुत सारे प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं। अगर आपने क्लास में चैप्टर पढ़ा हो तो किसी के 8 है, किसी के 10 है, किसी के 15 है, किसी के 1 ही है, पता ही। तो ऐसे ही ये डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे आप मेरे और अपने बीच के फोर्स को निकालो, तब भी ये जी यही का यही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, F = G × m1 × m2 अपॉन r², ठीक है। Whereas G is the gravitational constant। अब कुछ चीजें लिख रहा हूं which is very important, जो कि आपको कंफ्यूज होने से रोकेंगी। बच्चों को G बार-बार देख के ऐसा लगता है that it is the force of gravity। No, it is not। F in this chapter we take F as a gravitational force। G is a gravitational constant। Whereas एक और टर्म हमारे पास आएगी which is small g, which is also known as acceleration due to gravity। Although we have the perfect value of acceleration due to gravity on Earth, which is 9.8, we also have the exact value of acceleration due to gravity on Moon, which is 1.67। ठीक है, अभी हम लोगों को अर्थ की ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं 9.8 ले लेता हूं, ठीक है। इसको भी निकालने के तरीके हमारे पास होते हैं। अब इसके बाद मैं सीधा आपको वही तरीका समझाऊंगा, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड स्मॉल जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। चलो समझते हैं। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला फोर्स का है which is F = G × m1 × m2 अपॉन r², ठीक है। और एक F का फॉर्मूला हम लोगों ने फोर्स के चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। क्या फॉर्मूला था याद है? F = m × a। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है, अगर ये मास है ऑब्जेक्ट का और फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सी बात है। देन दिस a should be the acceleration due to gravity, which can also be represented by small g। is it clear? ठीक है। एक आपके पास f का फॉर्मूला और भी है, F = G × m1 × m2 अपॉन r²। ओके, देन समझो this is object, mass of object, ठीक है, and this is what we have, the mass of second object, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए इन दोनों फॉर्मूलास को रिलेट किया जाए, then what we get, अब F ये भी है, F ये भी है, तो इस F की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं, m1 से m1 गया, सब मल्टीप्लिकेशन था, then we get G is equal to capital G into m2 upon r²। now what is m2? mass of the earth। क्योंकि आप लोग इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम एग्जांपल्स जो लेने वाले हो, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट आप सेकंड ऑब्जेक्ट अर्थ को लेते हो, आपने इसको फेंका, ठीक है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्या है जो इसको खींच रहा है, दैट इज द अर्थ, राइट। और आप लोगों को इसको अर्थ लेते हो, ये सारी कैलकुलेशन अर्थ के लिए हो रहा है, तो ये जी किसके लिए आएगा? अर्थ के लिए। अगर ये सारी कैलकुलेशन मून के लिए हो रही है, तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून,
ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये g किसका आएगा फिर? मून का। अगर ऐसे जुपिटर का निकाले तो मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर, g which is equal to acceleration due to gravity on Jupiter। समझ आ गया बातें? नहीं समझ आई तो वीडियो बनाइए ना, आपसे बैठ के देख लेंगे, ठीक है। माना कि मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझोगे आ जाएगा समझ। ह्यूमन ब्रेन ऐसी है, उसको 4-5 बार एक ही चीज समझ जाता है, इतना नालायक नहीं होता ह्यूमन ब्रेन, स्मार्ट है वो। जी की एक और वाली है स्मॉल जी की, ठीक है। अब इसके अंदर मास ऑफ अर्थ डाल, रेडियस ऑफ अर्थ 9 जी की वैल्यू, देन यू गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। किसी की भी निकालनी है उसकी क्रेडेंशियल डाल देंगे, गेट द आंसर। क्लियर है कि जैसे मेरे को 9.8 निकालना अर्थ के लिए तो मैं अर्थ के मास और अर्थ का रेडियस डालूंगा, अगर मुझे मून का निकालना है 1.67 कैसे आया तो मैं मून के डालूंगा। नेक्स्ट अब टाइम इसी को देखते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें मास ऑफ बॉल दे रखी है, 1 kg की बॉल है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ दे रखा है विच इज 6 × 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है विच इज 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। देखो यहाँ पे मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कर ले 1000 से मल्टीप्लिकेशन और किलोमीटर फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर में। तो अगर 10⁻3 लिख दूं मैं 1000 की जगह तो चलेगा, यहाँ 10⁻3 पहले थी, 10⁻3 फिर आ गई, तो आंसर को हम लोग क्या 6.4 10⁻6 लिख सकते हैं। बस वही करना। अब g की वैल्यू दे रखी है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूला को हमने अपने हिसाब से बनाना है, g into मास ऑफ बॉल into मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। चलो आगे ऊपर देख रहे हो। अब इसके अंदर इन सब चीजों की पुटिंग करी, g की पुटिंग करी, मास ऑफ बॉल की आंसर करा, मास ऑफ अर्थ सॉरी मास ऑफ अर्थ, हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ मीटर वाला, ठीक है। अब क्या करना है, जो वैल्यूज हैं उनको पकड़ के एक साथ लिख लो और जो 10⁻⁴ है उनको एक साइड रख लो, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कहां करा मल्टीप्लाई, ये रहा 6.7 को 6 से किया तो 40.0 आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया 40.2, ठीक है, 40.2 आया तो मैंने लिख दिया। अब 10⁻11 × 10⁻24 को ऐसे कैसे रहने दिया, डिनोमिनेटर में गए 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर था, पहले 6.4 का स्क्वायर किया, फिर 10⁻6 × 2 कितना होता है 12, तो उसको लिख दिया। 10⁻12 जो है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस लगाया लिख दिया। यहां तक क्लियर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था लिख दिया, 10⁻11 था, यहां रहा 24, ये रहा 12, ये आ गया जो नीचे से ऊपर आया। इन दोनों को प्लस करते हैं, -23 आता है, +24 कट करेंगे क्या आएगा 10⁻1। अब 40.2 का जो था और 6.4 का स्क्वायर करा हमने, कहाँ गया स्क्वायर, ये रहा, आंसर आता है 4096। पॉइंट हटेगा 2 0 आएगा, लगा दिया, पॉइंट हटेगा 1 0 आएगा, लगा दिया, 1 0 से 1 0 कट किया, नीचे आंसर हम लोग अगर देखें इन दोनों को कट किया हमने, 40.2 और 40.96 को डिवाइड कराया हमने, तो आंसर आया 0.098, क्या है 0.098, तो हमने वही लिखा 0.098। अब जो जीरोस की कैलकुलेशन थी वो देखो ध्यान से, यहां से कटने के बाद 1 0 आई है, इसका पॉइंट हटाने के बाद 2 0 आई है, ये भी ऊपर वाले का पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1 0 आई है, 1 0 जो आई थी उसे 1 0 से 1 0 कट कर दिया, इन 2 0 से इसका जो आंसर आया था उसमें 3 0 थी, हटाई तो 3 0 लगाई, ठीक है ना, उसकी 3 0 से 2 0 गई, बची इतनी 1 0, तो 98/10 which is 9.8 क्लियर है। इसको बहुत ज्यादा मैसिंग मत करो, 10⁻⁴ को अलग से कैलकुलेट करो, 6.4 का अलग से स्क्वायर करो, 6.7 × 6 को अलग से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को विदाउट कटिंग सीधा डिवाइड करो, कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, डिवाइड करो, उसके बाद आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से आएगा। ज्यादा जितना इसको साफ रखोगे उतना ज्यादा आसान से आंसर आएगा, अदरवाइज आपको परेशानी उतना ही करेगा, ठीक है।